नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बुंदेलखंड की बेटी की जो एक गांव से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय राजनीति में चमकी है, लेकिन वर्तमान में वह मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति को लेकर के खफा है और लगातार शिवराज सरकार पर हमले कर रही हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में मधुशाला को वह गौशाला बना देगी। 1984 में पहला राजनीतिक उन्होंने चुनाव लड़ा खजुराहो लोकसभा से। मात्र 6 वर्ष की उम्र से उनको लगातार कवरेज कर रहे और उनको बात कर रहे टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अध्वर भी मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उमा भारती का कैसा नेचर है, आखिरकार वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल देती हैं और मोर्चा खोलने का उन्हें कितना लाभ मिलता है। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा बताए कि उमा भारती की राजनीतिक शुरुआत टीकमगढ़ से होती है। आपने लंबे समय तक उनको कवर किया है, तो क्या क्या देखते हैं उमा भारती में आप? मैं उमा भारती को जब वो ढूंढा गांव में रहती थी, वो लगभग 6 साल की उम्र की थी, तो उनको टीकमगढ़ के पंडित कृष्ण किशोर जी दुबे जी टीकमगढ़ ले आए थे और टीकमगढ़ में ले आके उनको जो है वो पढ़ाई लिखाई कराई उनकी और कक्षा 5 का उनको परीक्षा दिलाई है। उसके बाद जो है वो उनका टीकमगढ़ में हनुमान चालीसा के पास एक पहला प्रवचन कराया उनका, और पंडित जी कृष्ण किशोर पंडित जी ने उनको संस्कृत हिंदी सिखाई और उनको जो है वो रामायण और गीता के ऊपर प्रवचन करना सिखाया और पहला उनका कार्यक्रम हनुमान चालीसा के ऊपर कराया। ये जब वो मात्र 6 या 7 साल की थी जो है। उसके बाद जो है वो उमा भारती जो है वो जिले भर में चर्चा में आई। चर्चा में आने के बाद जो है वो टीकमगढ़ में उनके सबसे अधिक कार्यक्रम जीरोन क्षेत्र में, मजल क्षेत्र में और सिमरा में हुए। सिमरा से दादा जब धार्मिक कार्यक्रम चलता रहा, इसके बाद फिर वो राजनीति में आ गई जी। तो राजनीति में आने के बाद जब उन्होंने 1984 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, तो राजनीति में लाने वाला कौन था और कैसा नेचर रहा है उनका आज तक? उमा भारती टीकमगढ़ के बाद जो है वो ग्वालियर गई प्रवचन करने के लिए, और 1 दिन 2 दिन उन्होंने प्रवचन ग्वालियर में किए। उनके प्रवचनों की चर्चा और गूंज जो है वो ग्वालियर के समाचार पत्रों में हुई और राजमाता विजया राजे सिंधिया तीसरे दिन उनका प्रवचन सुनने के लिए गए और उनको जो है वो साष्टांग प्रणाम करके धोती का छोड़ा रख के उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप हमारे महल में चलिए, मैं आपसे वहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। तो राजमाता सिंधिया चूँकि जो है वो धुर उनने जनसंघ की स्थापना की, उनने जो है वो भाजपा की स्थापना की। उनके पास में कोई ऐसा जबरदस्त हिंदू चेहरा नहीं था और ऐसी कोई प्रवचन करता नहीं थी जिससे वो प्रभावित हो सके। तो राजमाता सिंधिया ने उनको देश में विदेश में उनके कई प्रवचन कराए और विदेशों में उनको रखा। उनके साथ में एक ट्यूटर भी रखा जो रानी दीदी के नाम से मशहूर थी। उसके बाद जो है वो फिर वो टीकमगढ़ में आई और उनका राजनीति में 1984 में जो है वो विद्यावती चतुर्वेदी जो एक स्थापित नेता थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की अधिक नज़दीक थी, उनके विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गई। हार जाने के बाद दादा कहते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी में उमा जी का पायदान नीचे आता है तो विद्रोह कर देती है पार्टी से। ये बात सही है कि उमा भारती अत्यधिक आवेशित गुस्से वाली महिला हैं और उनका गुस्सा किस समय किसके ऊपर फूट पड़े, बात करते करते में किसके ऊपर वो आक्रोशित हो जाएं, ये जो है वो उनका स्वभाव है, नेचर है। और उस स्वभाव की वजह से उनको जो है वो अनेकों बार जो है वो आसमान से धरती के ऊपर आना पड़ा, गिरना पड़ा। जो तब वो यहाँ हार गई चुनाव। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी की विद्यावती के खिलाफ जो है और कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया और ज़बरदस्त ढंग से वो बोलती थी जो है। और कहते हैं दादा कि एक समय ऐसा भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, राज्य मंत्री थी, तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री बनने के लिए वो हिमालय चली गई, फिर इसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि उमा भारती दबाव बनाना और अपनी बात को मनवाना, जो महिलाओं की तरीका होता है जिद करके किसी बात को मनवाना, वो महिला
उमा भारती का एक विशेष गुण है। और ये जो है वो अधिकांशतः जो है वो हिमालय के ऊपर जो है वो केदारनाथ की गुफाओं में चली जाती हैं और वहाँ पर तपस्या करने की बात करती हैं कि हम हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। और उनने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर उत्तराखंड, उस समय तो उत्तर प्रदेश था, इतना दबाव बनाया कि अटल जी ने उनको अपने सलाहकारों के द्वारा उनको बुलवाया और बुलवाने के बाद जो है उनको केंद्र में जो है वो उनसे चर्चा की और उसके बाद उन्हें जो है वो खेल कूद मंत्री बनाया। जो है खेल कूद मंत्रालय चलाने के बाद अब वो चूंकि उनको कोई प्रशासनिक ज्ञान नहीं था, राजनीतिक ज्ञान था उनको, तो उनको प्रशासनिक ज्ञान और अंग्रेजी का और दूसरी चीज प्रशासनिक अधिकारियों से कैसे बिहेव करना चाहिए ये उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से भी कभी हमेशा अनबन रही, उनके ऊपर वो सही बात उनकी नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उमा भारती स्वराज का लगातार विरोध कर रही है। सलाम नीति को लेकर उन्होंने कहा है कि हम मधुशाला को गौशाला बना देंगे। इस घटना को आप क्या देखते हो? उमा जी की जो आक्रामक नीति रही है पार्टी पे दबाव बनाने की। उमा भारती हमेशा दबाव बनाकर राजनीति करती रही है। जब वो भाजपा में शीर्ष स्थान पर थी तो जब वो बिल्कुल धरातल के ऊपर आ गई तब वो हमेशा दबाव की राजनीति करती रही। उमा भारती का ये दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र ऐसे कि ये जब स्वयं आबकारी मंत्री थी तो आबकारी मंत्री के रूप में जो शराब नीति आज है वो उस समय भी थी। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें थी तब भी थी। उसके बाद की जो सरकारें आई, चाहे पटना जी की आई हो, चाहे शिवराज सिंह जी की आई हो, तो और वो शराब नीति वो है उसमें इजाफा करती नहीं। अब उमा भारती मधुशाला को गौशाला बनाना चाहती हैं। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तब भी उनने गौ संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए, शराबबंदी के लिए भी उनने कोई प्रयास नहीं किए। वो तो चाहती मुख्यमंत्री थी तो 1 मिनट में जो है वो निर्णय लेके मंत्रिमंडल निर्णय लेता है तो मध्य प्रदेश में जो है वो बिहार जैसी आबकारी नीति को लागू कर सकती थी, पूर्णता बंद कर सकती थी और गौ संरक्षण के लिए भी कर सकती थी। लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में अपने मुख्यमंत्री काल में कोई निर्णय नहीं लिया। अब वो चूंकि राजनीति में धरातल के ऊपर हैं, उनका कोई वजूद मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में नहीं है, इसलिए जो है वो अपने आप को लाइमलाइट पर रखने के लिए, उत्कर्ष पर रखने के लिए वो इस तरह का प्रयास कर रही हैं। कहीं शराब की दुकानों में पत्थर फेंकेंगी या ओछा में जाके भाषण देंगी और या फिर जो है वो कभी परिवार के संबंध में अपना वो कहती हैं कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं तो जो है वो बेटी बन गई, माँ बन गई, ये कर गई, वो कर गई। उन्होंने 4 नवंबर को लगातार ट्वीट किए थे कि उनका लंबा कार्यकाल हो गया संन्यास का, इसलिए अब परिवार से विमुक्त होना चाहती हैं। और उन्होंने कहा था कि वो परिवार से विमुक्त हुई, अब दी की जगह माँ कहलाएंगी। उनका परिवार से कोई मोह नहीं है। लेकिन आज उनके भतीजे राहुल और बहू जो जिला पंचायत अध्यक्ष टीकमगढ़ की, वो पद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मड़िया गांव जैसे ही पहुंचे तो उमा भारती ने उनका स्वागत ही नहीं किया, बल्कि उनको आशीर्वाद दिया और वहां पर उपस्थित जनसमुदाय को उन्होंने संबोधित भी किया। तो इस घटनाक्रम को एक तरफ कहती हैं कि हमारा परिवार से कोई मोह नहीं है, एक तरफ अपने भतीजे और बहू के लिए वो प्रयास करती हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? देखिए, मैं उमा भारती को वर्ष 84 के और पहले से, जब वो 6 वर्ष की थी तब से लेके आज तक जानता हूँ। उमा भारती हमेशा जो है वो दबाव की राजनीति करती रही है और वर्तमान में भी वो दबाव की राजनीति ही कर रही है। वो कहती हैं कि मैं माँ बन गई, तो अब वो जब वो टीकमगढ़ से चुनाव लड़ी थी तो वो उस समय कहती थी कि हम टीकमगढ़ की बेटी है, हमें चुनाव जिताइए। जब वो चुनाव हार गई तो फिर यहाँ से चली गई। यहाँ से चले जाने के बाद जो है फिर उन्होंने झांसी से चुनाव लड़ा। झांसी से चुनाव लड़ने के बाद जो है वो हमेशा जो है वो बिरादरी की, लोधी बाहुल क्षेत्रों की राजनीति करती हैं। जब उन्होंने जनशक्ति पार्टी बनाई थी तब भी और आज भी। वर्तमान में उनका
चेहरा जो है वो सिर्फ जो है वो जात पात की राजनीति करने का है। और राहुल जो उनके भतीजे हैं वो तो उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। राहुल के लिए पिछले चुनाव, ये चुनाव जिताने के लिए उनने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। मऊरानीपुर से लेके हरपालपुर के बीच में जो पलेरा जो उनका चुनाव क्षेत्र था उसमें उनने अपने खुद डेरा डाल के रखा था, एक लंबी चौड़ी अपने समर्थकों की टीम के साथ। और आप जब वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद फिर उनने अपने भतीजे को मध्य प्रदेश की राजनीति में वो मिनिस्टर बने। दादा एक सवाल उठता है कि आपने 6 वर्ष की उम्र से लेके अभी तक उमा जी को देखा है, तो आप उनकी राजनीतिक घटनाक्रम और पारिवारिक घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि इतना लंबा समय हो गया आप उनको कवर करते हुए, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है, क्या मानते हैं आप उसको? उनका राजनीतिक कैरियर तो शुरुआत तो उनका कोई थे नहीं। राजनीतिक कैरियर तो उनका शुरुआत हुआ धार्मिक क्षेत्र से शुरू हुआ। उनका राजनीतिक कैरियर नहीं था कोई। टीकमगढ़ में उनने कक्षा नहीं, जैसे दादा वो पार्लियामेंट मेंबर बनी, फिर केंद्र में मंत्री बनी, इसके बाद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। जी, तो उनकी जो पूरा राजनीतिक क्रम रहा है उनके जीवन का, उसको वो टीकमगढ़ से जाने के बाद कथा वार्ता करती थी, वो धार्मिक संत प्रवचन करता थी। टीकमगढ़ से वो एक बार जो है वो ग्वालियर गई हुई, पुरानी बात है, जब ये मात्र जो है वो 8 साल 10 साल, तो इनने ग्वालियर में अपने प्रवचन किया। इनका 1 दिन 2 दिन जब प्रवचन हुए तो तीसरे दिन उनकी भोपाल ग्वालियर के अखबारों में और भोपाल के अखबारों में उनकी बड़ी गूंज हुई तो बहुत अच्छी प्रवचन करता है। तो राजमाता सिंधिया इनको प्रवचन इनका सुनने के लिए आई, इनका प्रवचन सुना और सुनने के बाद जो है वो इनको अपने महल ले गई, इनसे विनती करके, इनसे खराई करके इनको अपने महल ले गई और उनको सिखाया, पढ़ाया और कुछ जो है वो शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया। और एक जो है वो अंग्रेजी बोलने वाली एक लेडी को लगाया, इनको देश विदेश भेजा। जब ये आ गई तो ये भाजपा का एक राजमाता सिंधिया ने इनको भाजपा में या जनसंघ का एक प्रमुख चेहरा बनाया और चुनाव तब फिर ये इनको राजनीति में ले आने वाली राजमाता विजया राजे सिंधिया है। दादा सवाल ये है कि सांसद बनी, फिर केंद्र में मंत्री बनी, फिर मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री के बाद बुरा अलग हो गई, तो उनका जो उतार चढ़ाव वाला राजनीतिक जीवन रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो वो इसलिए पूरा नहीं कर पाई कि वो उनको 8.5 महीने का टाइम मिला और उस समय उनने जो है वो जो उनको जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी प्रदेश में, तो वो जिम्मेवारी वो पूरी नहीं कर पाई। क्या रीजन क्या था उसके पीछे? ना जिम्मेदारी, वो उनके पास कोई अच्छे सलाहकार नहीं थे और उनने जो है वो केंद्र के ऊपर की सलाह मानी नहीं। केंद्र की सलाह नहीं मानने के बाद कोई विकास का कार्य भी नहीं कराया बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में। ना ये जो अभी हम आपसे कह रहे थे कि आबकारी नीति हो, चाहे गौ संरक्षण की नीति हो, इस पर भी उनने कोई काम नहीं कराया। ना उनने विकास के कामों पर, चाहे वो तालाबों का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, किसी तरह का उनने कोई विकास का कार्य नहीं कराया। दादा एक तरफ कहती है कि वो परिवार से विमुक्त हो चुकी है, एक तरफ अपने भतीजे बहू के लिए वो प्रयास करती है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? परिवार उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। उमा भारती जब भी उनके सलाहकार अच्छे होते थे तो वो परिवार के लोग उनके सलाहकार थे। उनका सबसे अच्छे सलाहकार उनके जो है वो बड़े भाई स्वामी प्रसाद लोहिया जो है वो गोविंदाचार्य जी थे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, अच्छे चिंतक थे। इन लोगों के विमुख होने के बाद उमा भारती बिना सलाहकारों के हो गई और फिर जैसा उनके मन में आता है वो करती और उनके पास वर्तमान में कोई अच्छा सलाहकार। जैसे आज के समय में भाजपा उनको तवज्जो नहीं दे रही है, कहें या पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, भाजपा का ये विरोध कर रही है, तो क्या माना जाए कि अब जो हिंदुत्व का इनका जो चेहरा था वो खत्म हो चुका है? इनका हिंदुत्व का चेहरा, क्योंकि अब इनका हिंदुत्व का चेहरा खत्म हो गया। ये लोधी चेहरे के ऊपर जो है, ये पहले भी लोधी बाहुल क्षेत्रों में जाती थी, प्रचार करती थी, काम करती थी और उसी में इनने जनशक्ति पार्टी बनाई, उसी में ये चरखारी हो, चाहे
झांसी हो चाहे टीकमगढ़ हो प्रयास किया, लेकिन अब इनका वो हिंदुत्व का जो चेहरा था वो इनका समाप्त हो चुका है। तो पार्टी किसको हिंदुत्व के तौर पर देख रही है? जैसे उमाजी अगर हटा लिया जाए तो भाजपा के पास ऐसा कौन सा हिंदुत्व चेहरा है जो उमाजी की पूर्ति करेगा? देखिए, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, ये बहुत चतुर लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, ये राजनीतिक हैं, कूटनीतिक हैं, और इनके पास जब ये इनको कोई नहीं जानता था, हिंदुस्तान के राजनीतिक क्या किसी पटल के ऊपर नहीं थी, जब वो वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू को जो है वो राजनीति में ढूंढ के ला सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो जो है वो इंदौर की सुमित्रा महाजन को स्पीकर बना सकती हैं, तो उनके पास में ऐसे चेहरे हैं जो हिंदुत्व का जो है जो महिलाओं में ख्याल रखेंगे और उनको उनकी पार्टी में आगे बढ़ाने में वर्तमान में उमा भारती अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा बनाने के लिए ही ये इस तरह के जो प्रपंच रच रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो या केंद्र की सरकार उनसे भयभीत हो, दबाव बनाए हम ताकि वो उनको पूछे और केंद्रीय राजनीति के प्रमुखता में उनको जो है वो रखे, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर रखे, इनको बुलाए, समझे, और वो जो है वो ये जो ऊपर वर्तमान में केंद्रीय और प्रदेश की राजनीति है वो इनको इस संबंध में कोई पूछ नहीं रही है, उससे ये खिन्ने खपा है। और भाई दो तरह की राजनीति नहीं हो सकती कि आप कहो कि हम परिवार को छोड़ रहे हैं, अब परिवार से कोई मतलब नहीं, हम हिमालय में रहेंगे, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, और फिर आप राजनीति में, तो आप परिवार के छोड़ दिया और उनको आशीर्वाद देने के लिए जो ओरछा से उठने यात्रा शुरू करते हैं, वो आप मड़िया में आके अपने भतीजे को और बहू को जो आशीर्वाद देने पहुंच जाए, तो ये दोहरा ही चेहरा है उनका, दोहरा ही चरित्र है। धन्यवाद। ये थे टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अदौरी जी। उमा भारती को लेकर के मैंने इनसे कई सवाल पूछे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अदौरी जी का मानना है कि उमा भारती का जो राजनीतिक सफर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो दबाव की राजनीति करने का रहा है, जिसके चलते हुआ केंद्र में मंत्री भी बनी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनके अच्छे सलाहकार न होने के कारण वह हमेशा राजनीति में फेल भी होती रही हैं। नरेंद्र जरिया, टीकमगढ़।